नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में वन देखे थे जिसमें हमने वनों का वर्गीकरण देखा था और वनों के वर्गीकरण के अंदर कौन कौन से वन होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये चीज़ हमने देखी थी। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताया था, वो मैंने आज की वीडियो में आपको एक साथ लिख दिया है ताकि आप उसको सीधे तौर पे पढ़ सकें। और आज हम उससे आगे चलते हुए मध्य प्रदेश में जो वन है उनका प्रबंधन वगैरह, वनों से संबंधित प्रमुख संस्थान वगैरह और जो हमारी वन नीति है वो चीज़ें हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में आपका आगे। ठीक, चलिए। हमने देखा था कि भाई पिछले लेक्चर में हमने जो है वो भाई आपका जो वन है उनको हमने कई प्रकार से बांटा था। जैसे हमने देखा था एक क्लाइमेट बेसिस पर, और क्लाइमेट बेसिस पर हमने 3 प्रकार के वन देखे थे। एक थे आपके ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, या जिसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय आपके अर्ध पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती वन। दूसरे थे आपके जो है वो पर्णपाती वन डेसिडियस फॉरेस्ट, और तीसरे कौन से थे भाई आपके शुष्क पर्णपाती वन थे जो है आपके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक, ऐसे हमने प्रादेशिक आधार पर 3 बेल्ट देखे थे। एक देखा था कौन सा भाई, मुरैना शिवपुरी वाला बेल्ट देखा था जिसको मध्य भारत बेल्ट कहा जाता है। एक विंध्यन कैमूर बेल्ट देखा था जो रीवा के आसपास वाले क्षेत्र में है, और एक हमने देखा था विंध्यन सतपुड़ा जो आपका बेल्ट है वो हमने पूरा देखा था जो आपका लगभग मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भाग में है। ऐसे ही प्रजाति के आधार पर हमने देखा था, एक देखा था हमने साल वृक्ष जो लगभग आपका 4.कुछ% पर पाए जाते हैं। इसके बाद सागौन वृक्ष देखे थे जो लगभग 19.38% पर पाए जाते हैं, और उसके बाद हमने मिश्रित वन देखे थे। ऐसे हमने प्रशासनिक आधार पर आरक्षित, संरक्षित और जो है वो अवर्गीकृत वन देखे थे। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट देखे थे। इसके अलावा वन विभाग के आधार पर हमने देखे थे कि भाई निजी वन, इसके बाद आपके राजकीय वन, ये हमने जो है वो आपके देखे थे। और साथ ही साथ में एक वर्गीकरण और था उसका जो है वो निगम वन जिसको हम कहते हैं। ठीक, ऐसे ही वृक्ष सघनता के आधार पर भाई ध्यान रखना एक कौन सा होता है आपका, ये मैंने आपको कल बताया नहीं था इसीलिए अभी नोट डाउन कर लीजिएगा। एक होता है अति सघन वन जिसको हम कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। दूसरा कौन सा होता है भाई, दूसरे होते हैं आपके मध्यम सघन वन जिसको कहा जाता है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और तीसरे होते हैं आपके विरल वन जिसको हम कहते हैं या जिसको हम आपका रेयर फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये बात हमने कल कर ली थी। सबका वर्गीकरण जो है वो हमने समझ लिया था, तो हमने कल ये सारे वर्गीकरण जो हैं वो आपके देख लिए थे। अब सीधे बढ़ते हैं डेटा पर। तो भाई मैंने आपको बताया था कि कुछ डेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन कहाँ पाए जाते हैं, क्यों मिलते हैं, इस पर चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी। आप चाहे तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, चलिए, हमने देखा था कि भाई आर्द्र पर्णपाती वन, मैंने आपको बताया था कि हमको ये जो डेटा है ये याद रखना है क्योंकि सवाल सीधे यहाँ से बनते हैं। तो हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में आर्द्र पर्णपाती वन ध्यान रखिएगा कितने प्रतिशत पर पाए जाते हैं, 8.97% पर पाए जाते हैं। और भाई कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में, मतलब 100 से 150 सेंटीमीटर। और वर्षा कहाँ ज़्यादा होती है तो भाई आप देखेंगे पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, जहाँ पर शहडोल, सीधी, बालाघाट, मंडला ये सब आते हैं, यहाँ पर आपको ये वन देखने को मिलेंगे जिसके अंतर्गत बांस, साल, सागौन, महुआ और हर्रा ऐसे फॉरेस्ट या ऐसे वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितने प्रतिशत पर आपके ये वन मिलते हैं। ठीक, चलिए, दूसरा है आपका पर्णपाती वन। ये आपके ऐसे क्षेत्रों में मिलेंगे मध्य प्रदेश में जहां पर सामान्य बारिश होती है, लगभग हम देखें तो 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, और सबसे ज्यादा वन आपके यही पाए जाते हैं, लगभग 88.65% पर पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक, चलिए, इसके अंतर्गत सागौन हो गया, शीशम हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, ये वृक्ष मिलते हैं। ये भी हमने कल चर्चा करी थी। और जो मध्य प्रदेश के ये जो मध्य का क्षेत्र है यहाँ पर आपको जो है ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जिसमें आपका सागर, दमोह, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये सारा आपका जो है जिले इसमें आते हैं। इस पर विस्तृत चर्चा हमने कल की वीडियो में की हुई है। ठीक, चलिए, तीसरा था कौन सा भाई, शुष्क पर्णपाती वन। और ये कितने में मिलते हैं भाई, तो ध्यान रखिएगा 2.38% में मिलते हैं। किन क्षेत्रों में मिलते हैं, जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम पानी गिरता है। कौन कौन से वृक्ष आते हैं इसके अंतर्गत, तो भाई ध्यान रखना बबूल, शीशम, हर्रा, पलाश, तेंदू, ये सारे वन यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ में बात करें तो भाई जो आपका उत्तर पश्चिम और पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आपको जो है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, शिवपुरी, टीकमगढ़, यहाँ पर आपको जो है ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये डेटा ध्यान रखना, आपके जो है वो मॉइस्ट या सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट 8.97% में,
में, डेसिडियस फॉरेस्ट 88.65% में और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट 2.38% में जो है वो प्राप्त होंगे। तो ये हमने देखा था। और यही बता दो वर्गीकरण किसके आधार पर था, तो ये था भाई आपका जलवायु के आधार पर हमने किया था, या इसको ज्योग्राफिकल बेसिस भी कहते हैं, भौगोलिक बेसिस भी कहते हैं, भौगोलिक आधार भी कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरा हमने देखा था प्रशासनिक आधार पर, और भाई हमने देखा था प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में बांटा हुआ था। एक था आरक्षित, दूसरा था संरक्षित, तीसरा था अवर्गीकृत। एक थे आपके रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरे थे आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरे कौन से थे भाई आपके अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट थे। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर भी मैंने बताया था कि भाई ये कौन कौन से वन होते हैं, किनको आरक्षित कहा जाता है, किनको संरक्षित कहा जाता है। ये डेटा मैं पुनः बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो आरक्षित वन है वो आपके 61,886 स्क्वायर किलोमीटर पर जो है वो मिलते हैं, जो लगभग अगर हम देखें तो कुल वनों का कितना है भाई आपका 65.36%। ठीक, प्रश्न सीधे बन सकता है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर या कितने प्रतिशत वन क्षेत्र पर जो है वो आरक्षित वन प्राप्त होते हैं। तो भाई ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा, आरक्षित संरक्षित घोषित कौन करता है, ये सरकार घोषित करती है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना 65.36% पर। दूसरा अगर हम बात करें संरक्षित वन, तो ये हमको मिलते हैं 31,098 स्क्वायर किलोमीटर पर, 31,098 स्क्वायर किलोमीटर पर, जो लगभग वन क्षेत्र का कितना है भाई आपका 32.84% है। इसके बाद तीसरा है आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, या जिसको हम कहते हैं अवर्गीकृत वन, और ये कितने भाग पर मिलेंगे भाई, तो ये मिलेंगे हमको आपका 1705 स्क्वायर किलोमीटर, 1705 वर्ग किलोमीटर, जो लगभग फॉरेस्ट एरिया कितना है भाई आपका 1.80 है। तो प्लीज ये डेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक, वैसे फिर हमने स्पीसीज के आधार पर या प्रजाति के आधार पर 3 वन देखे थे, साल देखा था, सागौन देखा था, मिश्रित देखा था, साल फॉरेस्ट, टीक फॉरेस्ट एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट देखे थे। अब ध्यान रखना साल वन जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं 4.15% पर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अब ध्यान रखिएगा, ये भाई आपका कितने एरिया पर पाए जाएंगे, तो भाई आपका 3932 स्क्वायर किलोमीटर पर, 3932 स्क्वायर किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर पर हमको साल वन देखने को मिलते हैं। दूसरा है आपका टीक फॉरेस्ट की बात करें या सागौन वृक्ष की बात करें तो लगभग 19.36, पीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है पहले। ठीक, तो ध्यान रखिएगा लगभग 19.36% पर जो है वो सागौन वृक्ष पाए जाते हैं, जो वर्ग किलोमीटर में कितना होगा भाई आपका 18,332 वर्ग किलोमीटर, 18,332 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद तीसरा कौन सा है भाई आपका मिक्स्ड फॉरेस्ट है, और मिक्स्ड फॉरेस्ट ध्यान रखिएगा ये फॉरेस्ट हमको लगभग 58.49% पर देखने को मिलता है, और लगभग अगर हम देखें तो भाई ये आपका वर्ग किलोमीटर में कितना हो जाएगा 55,436 किलोमीटर, 55,436 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, चलिए अब ध्यान रखना, हमने चर्चा की थी कल कि भाई साल वन आपको कहाँ मिलेंगे, जहां पर ज्यादा पानी गिरता है, और जहां ज्यादा पानी गिरता है वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलता है। तो साल वन किस प्रकार के वन हो जाएंगे, आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएंगे। दूसरा हमने देखा था सागौन जो है वो अधिक पानी के साथ साथ कम पानी में भी हो जाता है, इसीलिए भाई ये किस में आएगा आपका पर्णपाती वन में आएगा। और तीसरा भाई जो मिश्रित वृक्ष हैं ये आपके मिश्रित पर्णपाती हो जाएंगे, जिसमें कुछ जगह आर्द्र भी होंगे, शुष्क भी होंगे और आपके पर्णपाती वन भी होंगे। ठीक, चलिए इसके बाद ध्यान रखिएगा शासन के द्वारा जो फॉरेस्ट एरिया घोषित किया गया है उसमें लगभग 16,989 स्क्वायर किलोमीटर, 16,989 किलोमीटर जो है वो ध्यान रखिएगा लगभग स्थान रिक्त है, और ये परसेंटेज में कितना होता है 18%। तो ये डेटा जो है वो क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक, तीसरा क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो हम देखते हैं वृक्षों की सघनता के आधार पर, या किसी भी आपका जो है वो अगर हम देखें तो वृक्षों के या फॉरेस्ट में जो वृक्ष हैं उनके घनत्व के आधार पर देखते हैं। अब इसमें क्या होगा भाई, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना इसको कैनोपी भी कहा जाता है, कैनोपी के आधार पर। ठीक, समझिएगा आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, ठीक, मान के चलिए कि आप जो है वो एक पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, और उस पेड़ के नीचे जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक तो वृक्ष का हिस्सा और दूसरा खुला हिस्सा, जिससे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, आसमान दिखाई दे रहा होगा।
समझिएगा, अगर हम इस पूरे हिस्से को जो आपको दिखाई दे रहा है 100% माने तो जितने प्रतिशत पर आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है, ठीक, उसको क्या कहा जाएगा भाई, आपका कैनोपी कहा जाएगा। अगर मान लीजिए आप किसी जंगल में हैं और ऊपर की ओर आप देख रहे हैं और आपको 70% भाग पर जो है वो पेड़ पत्तियां दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, उस फॉरेस्ट की कैनोपी कितनी है भाई, आपका 70% है। या अगर हम बात करें उसकी सघनता या उसका घनत्व कितना है भाई, आपका 70% है। तो भाई ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर हमने 3 प्रकार के जो है मेनली वन बनाए हुए हैं। पहला है आपका अति सघन वन, ठीक, आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक, इसके लिए VDF शब्द यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, अति सघन वन जो है वो ऐसे एरिया को जिसकी कैनोपी 70% से ज्यादा हो, मतलब अगर आप फॉरेस्ट में ऊपर की ओर देख रहे हैं जाकर और भाई आपका जो है वो लगभग 70% या उससे ज़्यादा भाग पर जो है वो आपको पत्तियां डालियां दिखाई दे रही हैं और लगभग 30 या उससे कम प्रतिशत पर आपको जो है वो क्या दिखाई दे रहा है भाई, आसमान दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो आपके अति सघन वन है। और ध्यान रखना, ये पाए जाते हैं लगभग आपके 6665 में, ठीक, इसको आप अगर राउंड फिगर में देखेंगे तो लगभग 6000 जो है वो आपका 6650 हो जाएगा, 6650 स्क्वायर किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। ध्यान रखना, यहाँ तक हमने जो अभी क्षेत्रफल देखे ये टोटल फॉरेस्ट एरिया का क्षेत्रफल था। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है भाई, आपका 2.16% है। दूसरा आपका जो है वो हो जाएगा मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ठीक, MDF जिसको कहा जाता है। अब अगर आपका जो कैनोपी परसेंटेज है वो 40 से 70% है, मतलब कि आपको जंगल में ऊपर की ओर देखने पर 40 से 70% के मध्य जो है वो आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है या वृक्षों के हिस्से दिखाई दे रहे हैं और बाकी हिस्से पर आपको आसमान दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मध्यम सघन वन कहेंगे। और ध्यान रखना, ये लगभग जो है वो आपका हमने फिर देखा कि भाई वृक्षों के सघनता के आधार पर मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि भाई वृक्षों की सघनता के आधार पर अगर देखा जाए तो भाई मैंने आपको बताया कि अगर कोई मान लीजिए वृक्ष है और किसी वृक्ष के नीचे, जंगल के नीचे आप खड़े हुए हैं और आप ऊपर की ओर देखते हैं, आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी। एक दिखाई देगा वृक्ष का हिस्सा जिसमें पत्तियां, झाड़ियाँ होंगी, और दूसरा आपको दिखाई देगा आसमान दिखाई देगा। अब ध्यान रखिएगा, जितने प्रतिशत भाग पर अगर आप किसी वन में हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं, जितने प्रतिशत भाग पर आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है उसको क्या कहा जाता है भाई, उसका कैनोपी कहा जाता है, या उसको उसकी वृक्ष सघनता कही जाती है, या उसको उसका घनत्व कहा जाता है, ठीक। और इसके आधार पर हम 3 भागों में जो है मेनली बांटते हैं। एक होता है आपका अति सघन वन जिसको VDF कहा जाता है। और भाई ध्यान रखना, जहाँ पर आप ऊपर देखें वृक्ष की ओर, मतलब आप जब फॉरेस्ट में रहें और आप जंगल में ऊपर की ओर देखें और आपको 70% या उससे अधिक भाग पर जो है वो वृक्ष के हिस्से दिखाई पड़ते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका अति सघन वन कहा जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 70% हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो ये कितने % एरिया पर फैला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश के 26 पॉइंट जो है वो 2.16% पर फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, अभी हमने जो ऊपर देखा था वो क्या था भाई, आपका वन क्षेत्र के क्षेत्रफल के हिसाब से हमने देखा था कि कुल वन क्षेत्र का इतने प्रतिशत आपके जो है ये फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 2.16% पर आपको अति सघन वन देखने को मिल रहे हैं। मध्यम सघन वन कहां देखने को मिलेंगे, मध्यम सघन वन जब आपका फॉरेस्ट कैनोपी 40 से 70% हो, मतलब आप जब ऊपर की ओर देखें जंगल में तो आपको 40 से 70% हिस्से पर क्या दिखाई दे भाई, आपको जो है वन दिखाई दे, वृक्ष दिखाई दे, बाकी जगह आपको आसमान दिखाई दे, तो ध्यान रखिएगा उसको हम कहेंगे मध्यम सघन वन, या जिसको हम कहेंगे आपके मीडियम डेंस फॉरेस्ट कहेंगे। और भाई ये कितने % एरिया पर मिलेगा आपका, तो 11.10% एरिया पर मध्य प्रदेश के मिलेगा, ठीक। वैसे ही डेटा ध्यान रखना, लगभग 6665 वर्ग किलोमीटर पर अगर हम बात करें तो आपको क्या मिलेंगे भाई, ध्यान रखिएगा वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, लगभग 6664.95 इस पर आपको जो है वो अति सघन वन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मध्यम सघन वन की अगर हम बात करें तो भाई लगभग ये आपको 34,209 वर्ग किलोमीटर पर देखने को मिलेंगे, 34,209 स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिलेंगे।
ऐसे ही भाई अब ऐसे वृक्ष जिसकी कैनोपी 10 से 40% हो, मतलब कि अगर हम बात करें तो आप जब फॉरेस्ट में ऊपर की ओर देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो लगभग आप देखें कि भाई आपको जो वृक्ष का हिस्सा दिख रहा है वो 10 से 40% दिख रहा है, बाकी 60 से 90% आपको जो है वो क्या दिखाई दे रहा है भाई, आसमान दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वनों को आपका विरल वन कहा जाता है, या ऐसे वनों को आपका जो है वो खुले वन कहा जाता है, या इसी को आपका ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है, या इसी को क्या कहा जाता है भाई, रेयर फॉरेस्ट कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। लगभग 36,618.63, जिसको हम 36,619 भी कह सकते हैं, 36,619 स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैले हुए हैं। और लगभग मध्य प्रदेश का कितना है भाई, आपका 11.88% भाग पर ये वन फैले हुए हैं। अब ऐसे आपके एरिया जहां पर अगर हम बात करें आपको कैनोपी 10% से भी कम दिखाई दे रही है, उसको क्या कहेंगे, आपके सब एरियाज कहेंगे या आपका झाड़ी क्षेत्र कहेंगे। और लगभग ये जो है 5,456.55%, 5,456.55 स्क्वायर किलोमीटर पर आपको ये वृक्ष देखने को मिलेंगे, जो मध्य प्रदेश के एरिया का लगभग 1.77% है। ठीक, चलिए तो ये डेटा ध्यान रखना। ये दोनों स्लाइड्स जो मैंने आपको बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों स्लाइड्स को जो है वो आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए आगे अगर हम देखें तो भाई हम देखते हैं वनों का एक आधिकारिक पदानुक्रम, और भाई वनव्रत कौन कौन से सब चीज़ें हम आपका देखते हैं। तो भाई ध्यान रखना कि अगर हम बात करें तो भाई एक ऑफिशियल हायरार्की होती है, ध्यान रखिएगा, एक क्या होती है भाई, आपका ऑफिशियल हायरार्की होती है। अब उस ऑफिशियल हायरार्की में क्या क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर क्या होता है, वन विभाग होता है, उसके नीचे क्या होते हैं भाई, आपके वनव्रत होते हैं। वनव्रत किस में डिवाइड होते हैं, आपके वन मंडल में डिवाइड होते हैं, फॉरेस्ट डिवीजन में डिवाइड होते हैं। फॉरेस्ट डिवीजन जो है वो उपमंडल में जो है विभाजित होते हैं, जिसको हम सब डिवीजन कहते हैं। इसके बाद अगला हो जाता है वन परिक्षेत्र, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, फॉरेस्ट रेंज कहते हैं। उसके बाद उपवन परिक्षेत्र होता है, जिसको आपका सब फॉरेस्ट रेंज कहा जाता है। और सबसे अंत में होता है आपका वन परिसर। ठीक, तो ध्यान रखना, सबसे ऊपर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, उसके नीचे कौन है भाई, आपके फॉरेस्ट सर्कल्स होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं, फॉरेस्ट डिवीजन्स होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं, फॉरेस्ट सब डिवीजन होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं भाई, आपकी फॉरेस्ट रेंज होती है, वन परिक्षेत्र होते हैं, उसके नीचे उपवन परिक्षेत्र होता है, और सबसे अंत में कौन सा होता है, वन परिसर होता है। अब यहाँ पर नंबर्स ध्यान रखना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो एक ही रहेगा। ठीक, वन व्रत ध्यान रखिए कितने पड़ते हैं भाई, आपके 16 है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा टोटल फॉरेस्ट सर्कल कितने हैं भाई, आपके 16 है। इसके बाद वन मंडल ध्यान रखिएगा 63 हो जाएंगे। इसके बाद वन उपमंडल ध्यान रखना 135। ठीक, तो वापस बता दे रहा हूं कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1 हो जाएगा, वन व्रत या फॉरेस्ट सर्कल आपके 16 हो जाएंगे, वन मंडल 63 हो जाएंगे, और उसके बाद आपका जो है फॉरेस्ट सब डिवीजन 135 हो जाएंगे। इसके बाद फॉरेस्ट रेंज ध्यान रखिएगा ये कितनी हो जाएंगी भाई, 473 हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में। ऐसे ही जो आपकी सब फॉरेस्ट रेंज है ये हो जाएंगी आपकी 1871 हो जाएंगी, इनको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद वन परिसर सबसे अंत में ध्यान रखना 8286 8286 क्या हो जाएंगे आपके जो है वो फॉरेस्ट जो है वो बेल्ट हो जाएंगे, सर्कल नहीं रहेगा यहाँ पर, फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स जिसको हम कह सकते हैं, बेल्ट कह सकते हैं, बीट कह सकते हैं, ये हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब ध्यान रखिएगा कि भाई 16 वनव्रतों से सवाल आता है, 63 135 तो याद करना आसान नहीं है, लेकिन 16 जो फॉरेस्ट सर्कल है उसमें से कौन सा फॉरेस्ट सर्कल है कौन सा नहीं है, इससे सवाल जो है वो आपके बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक बार हम 16 फॉरेस्ट जो आपके वनव्रत हैं या फॉरेस्ट सर्कल हैं उस पर नज़र मार लेते हैं। अब ध्यान रखना, हमने मध्य प्रदेश के संभाग और जिले याद किए थे, यहाँ पर आप चंबल संभाग को छोड़कर बाकी जो 9 संभाग हैं वो अपने आप में एक फॉरेस्ट क्या रहेंगे भाई, आपका जो है सर्कल रहेंगे। जैसे हमने देखा कि ग्वालियर क्या है भाई, आपका एक संभाग है, हमने देखा सागर क्या है भाई, आपका एक संभाग है, रीवा जो है वो संभाग है, शहडोल जो है वो संभाग है, जबलपुर संभाग है, होशंगाबाद संभाग है, इंदौर संभाग है, उज्जैन संभाग है और भोपाल संभाग है। तो भाई ध्यान रखना, यहाँ पर 16 में से 9 तो आपको संभागी याद करने हैं, तो केवल आपको चंबल संभाग छोड़ना है, बाकी सारे संभाग क्या होंगे, अपने आप में फॉरेस्ट सर्कल होंगे। अब इसके बाद हमने देखा था कि हमने एक
एक जो है वो बेल्ट पढ़ा था जिसका नाम था मुरैना शिवपुरी बेल्ट या मध्य भारत बेल्ट, तो वहाँ से भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, आपका शिवपुरी में फॉरेस्ट है तो भाई शिवपुरी में एक आपका फॉरेस्ट सर्कल होगा। ऐसे ही छतरपुर ध्यान रखना है कि यहाँ पर, तो छतरपुर आपको ध्यान रखना है। ये दो आपको अलग से याद रखने हैं। बाकी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट ज़्यादा कहाँ पर है, आपकी दक्षिणी भाग में। तो दक्षिण का हर एक जिला अपने आप में क्या होगा, फॉरेस्ट सर्कल होगा। जैसे आप देखें भाई बालाघाट अपने आप में एक फॉरेस्ट सर्कल हो जाएगा, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, जो है वो 9 संभाग के नाम याद करना है। 9 संभाग अपने आप में फॉरेस्ट सर्कल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ लगातार जो दक्षिण के आपके 4 जिले हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल, ये याद करना है। इसके बाद ध्यान रखिएगा आपका अगला हो जाएगा कौन सा भाई, खंडवा हो जाएगा। और उसके बाद आपका शिवपुरी और छतरपुर हो जाएगा। तो ये टोटल कितने संभाग हो जाएंगे भाई, ध्यान रखिएगा आपके जो आपके टोटल 16 वनव्रत या फॉरेस्ट सर्कल हो जाएंगे। अब इसमें ध्यान रखिएगा सबसे छोटा फॉरेस्ट सर्कल जो है वो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आपका होशंगाबाद है। प्लस अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो है वो राजस्व प्रदान करने वाला, रेवेन्यू प्रदान करने वाला भी फॉरेस्ट सर्कल कौन सा हो जाएगा भाई, होशंगाबाद हो जाएगा। इस पॉइंट को जो है वो क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखना, फॉरेस्ट विभाग या वन विभाग, उसके बाद फॉरेस्ट सर्कल, उसके बाद फॉरेस्ट डिवीजन, सब डिवीजन, रेंज, उसके बाद सब फॉरेस्ट रेंज और आपका अंत में फॉरेस्ट बेल्ट। भाई फॉरेस्ट सर्कल है 16, फॉरेस्ट डिवीजन है 63, फॉरेस्ट सब डिवीजन 135, फॉरेस्ट रेंज 473 और सब फॉरेस्ट रेंज 1871। और उसके बाद भाई फॉरेस्ट बेल्ट वगैरह कितना हो जाएगा आपका 82, आपका जो है 8286 हो जाएगा, 8286 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे, ठीक, चलिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश में वनों का प्रबंधन, या अगर हम बात करें फॉरेस्ट मैनेजमेंट। समझिएगा हुआ क्या कि भाई फॉरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पर सरकार अकेले नियंत्रण नहीं रख सकती। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा क्यों ना भाई आपका सरकार और सरकार के साथ साथ जो है वो आपके गाँव के लोग या जो जनता है वो मिलकर क्या करे भाई, आपका फॉरेस्ट को मैनेज करे, वनों का प्रबंधन करे। और भाई ध्यान रखना, इसी को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखिएगा आपका एक राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी। और इसमें जो है वो एक कॉन्सेप्ट को अपनाया गया जिसको क्या कहा गया भाई, आपका ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा गया। ठीक, तो ध्यान रखना उसको क्या कहा गया भाई, आपका ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा गया। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इसको JFM भी कहा जाता है। ठीक, तो कई बार आपको JFM नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो संयुक्त वन प्रबंधन के कॉन्सेप्ट को जो हमने क्या किया भाई, आपका अपनाया, JFM को कॉन्सेप्ट को हमने जो है वो आपका अपनाया। ठीक, इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कौन सी भाई, 22 अक्टूबर 2001 को ध्यान रखिएगा एक रेजोल्यूशन पास किया गया, एक संकल्प पास किया गया जिसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने क्या किया भाई, आपका 3 प्रकार की जो है वो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटियां बनाई। ठीक, वापस बता देता हूं, 1988 में सरकार ने एक वन नीति लेकर आई जिसमें वनों के प्रबंधन के लिए जो है वो सरकार और जनता की अवधारणा को अपनाया गया। और उस अवधारणा का नाम क्या था भाई, आपका ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या संयुक्त वन प्रबंधन। मध्य प्रदेश में 22 अक्टूबर 2001 को जो है वो क्या किया गया भाई, आपका एक संकल्प पारित किया गया जिसके तहत 3 प्रकार की ज्वाइंट फॉरेस्टमेंट मैनेजमेंट जो कमेटियां होती हैं वो आपकी बनाई गई। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये 3 समितियां कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक समिति होती है जिसको कहा जाता है वन सुरक्षा समिति। ठीक, या जिसको आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी कहेंगे, इंग्लिश वाले इसको वन सुरक्षा के नाम से भी ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि भाई आपका जो है सीधे वन सुरक्षा भी आपको आ सकता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, एक हो जाएगी वन सुरक्षा समिति, दूसरा हो जाएगा कौन सा भाई, ग्राम वन समिति हो जाएगी। ठीक, आपका जो है फॉरेस्ट विलेज कमेटी हो जाएगी, और तीसरा आपका जो है वो इको विकास समिति हो जाएगी, इको डेवलपमेंट कमेटी हो जाएगी। तो 3 प्रकार की समितियां कौन कौन सी हो गई। एक तो अगर हम बात करें, पहली हो गई आपकी कौन
कौन सी, वन सुरक्षा समिति, दूसरा ग्राम वन समिति, और तीसरी कौन सी हो जाएगी भाई आपका जो है वो इको पर्यटन या इको विकास समिति हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अब इसमें ध्यान रखना ये 5 किलोमीटर का रेंज सब में मिलेगा, ठीक। समझना ये 5 किलोमीटर का रेंज क्या है कि आपका जो फॉरेस्ट एरिया उसके 5 किलोमीटर की रेंज में। अब ये आपके अलग अलग फॉरेस्ट में गठन की जाती है। जैसे भाई ऐसे आपके फॉरेस्ट एरिया जो आपके सघन है, मतलब जो सघन वन क्षेत्र है, उनके 5 किलोमीटर के एरिया में कौन सी आपकी स्थापित की जाएगी, वन सुरक्षा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा जो सघन है उनको सुरक्षित रखना है, इसलिए वहां पर क्या रहेगी, वन सुरक्षा समिति रहेगी। ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए तो ध्यान रखना सघन वन क्षेत्रों में या डेंस फॉरेस्ट एरिया के 5 किलोमीटर के एरिया में जो है वो आपको कौन सी मिलेगी, वन सुरक्षा समिति मिलेगी। ऐसे ही भाई जहाँ पर आपके डिफॉर्म्ड फॉरेस्ट हैं या जहाँ पर आपके रेयर फॉरेस्ट हैं या ओपन वन है जो आपके बिगड़ चुके हैं अत्यधिक दबाव के कारण, वहाँ पर कौन सी समिति मिलेगी भाई, ग्राम वन समिति मिलेगी। तो ग्राम के लोगों को बिगड़े वन को सुधारने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सब में 5 किलोमीटर का एरिया रहेगा, मतलब भाई सघन वन क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के एरिया में वन सुरक्षा समिति, बिगड़े और विरल वन के 5 किलोमीटर के एरिया में ग्राम वन समिति, और भाई अगर हम बात करें इको विकास समिति तो भाई ध्यान रखना नेशनल पार्क हो गया या फिर अगर हम बात करें सेंचुरी हो गया, इनके एरिया में स्थित सभी ग्राम और उनकी सीमा से 5 किलोमीटर के एरिया में जो गांव होंगे वहां पर कौन सी समिति बनाई जाएगी, इको डेवलपमेंट कमेटी बनाई जाएगी। तो ये 3 प्रकार की समितियां ध्यान रखना भाई, वन सुरक्षा समिति सघन वन क्षेत्रों में, ग्राम वन समिति जो है वो आपका बिगड़े या डिफॉर्म फॉरेस्ट जहां पर होंगे वहां पर, और इसके बाद अगर हम बात करें तो इको विकास समिति जो है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य और उसके 5 किलोमीटर के एरिया के आसपास। एक अभी नंबर ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है वो मध्य प्रदेश में कुल वन सुरक्षा समिति कितनी है भाई, 9650 ध्यान रखिएगा, 9650 ध्यान रखना। जो टोटल अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा 37,268 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को मैनेज करती हैं, 37,268 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर एरिया को मैनेज करती हैं। ऐसे ही जो ग्राम वन समिति हैं इनकी संख्या ध्यान रखना कितनी है भाई आपका 4747 4747, और ये जो है वो लगभग आपका 25,904 स्क्वायर किलोमीटर को 25,904 स्क्वायर किलोमीटर को क्या करती हैं भाई आपका मैनेज करती हैं। इसके बाद तीसरा है इको विकास समिति। इको विकास समिति की संख्या कितनी है टोटल भाई 831 है, और ये टोटल 3,702 वर्ग किलोमीटर या आपका 3,702 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को क्या करती है भाई आपका जो है वो मैनेज करती है। तो ये डेटा ध्यान रखना, प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं भाई। वन सुरक्षा समिति सघन वन क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के एरिया में संख्या है 9650, मैनेज करती है 37,268 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे ही ग्राम वन समिति बिगड़े और विरल वन क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के एरिया में संख्या है 4,747, प्रबंधन करती है 25,904 वर्ग किलोमीटर एरिया का। इसी प्रकार इको विकास समिति हो जाएगी जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के आसपास आपका जो 5 किलोमीटर के क्षेत्र है वहां पर आपकी जो है गांव में बनाई जाएगी। इसके बाद भाई 831 इनकी कुल संख्या है और टोटल 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया को क्या करती है भाई मैनेज करती हैं। इस प्रकार आप देखेंगे तो कुल वन समितियां टोटल अगर हम बात करें तो टोटल फॉरेस्ट कमेटी कितनी हो जाएंगी भाई 15,228, तीनों को मिलाएंगे तो कितनी हो गई भाई 15,228 जो है वो कुल वन समितियां हो गई। तो ध्यान रखना अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी वन समितियां हैं तो भाई ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगी 15,228 जो है समितियां, और कुल कितने एरिया को मैनेज करती है तो ध्यान रखिएगा 66,874 स्क्वायर किलोमीटर 66,874 वर्ग किलोमीटर को क्या करती है भाई आपका मैनेज करती है। तो ये डेटा जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको रुककर एक बार देख लीजिएगा अच्छे से क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे पूछे जा सकते हैं और यही आपका फैक्चुअल डेटा है जहाँ से हम क्या करते हैं भाई प्रश्नों को गलत करते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे अगर हम बात करें तो भाई आप ध्यान रखना
कि अगर हम देखें तो भाई मध्य प्रदेश में जो वन नीति है इसकी अगर बात की जाए तो भाई सबसे पहले वन नीति कौन सी आपकी चालू हुई थी, 1894 ब्रिटिश कालीन जो आपकी ब्रिटिश कालीन वन नीति थी उसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। फिर ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में जो है वो आपकी घोषित की गई। ठीक, तो ध्यान रखना पहली वन नीति जो है वो कहाँ घोषित, कब घोषित की गई आपकी 1952 में, और ये आपकी अविभाजित मध्य प्रदेश की ध्यान रखिएगा पहली वन नीति थी। इसके बाद भाई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो नई वन नीति घोषित की गई है ये कब की गई है भाई, तो ध्यान रखिएगा 2005 में जो है 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति जो है वो घोषित की गई है। अब ध्यान रखिए वन नीति में क्या होगा कि वनों को सुधारने के लिए जो भी आपके प्रयास हैं उनकी बात की जाएगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान जो आपके प्रश्न जिससे बन सकते हैं उनको हमको देखना है। जैसे भाई प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जो नई वन नीति है उसमें से इनमें से कौन सा प्रावधान जो है वो शामिल नहीं है या कौन सा प्रावधान शामिल है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हम वहां पर देख लेते हैं, बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा नई वन नीति की बात करें तो भाई इसको कब अपनाया गया, तो भाई इसको अपनाया गया था आपका 4 अप्रैल 2005 को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस फॉरेस्ट पॉलिसी को हमने कब अपनाया, तो 4 अप्रैल 2005 को अपनाया। इसके बाद इसका जो है वो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भाई ये है कि हमको जो है जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं वनों के संरक्षण के लिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा पहला क्या है भाई इसमें आपका कि हमको क्या करना है, वनों का एक तो संरक्षण करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने के बाद उसको बढ़ाना भी है ना, प्रमोट करना है, और उसके बाद उसका सस्टेनेबल यूज करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां क्या कर सकें, उसका प्रयोग कर सकें। तो भाई हमारा उद्देश्य है वनों का संरक्षण, वनों का संवर्धन और भाई वनों का संवहनीय उपयोग जो है इस फॉरेस्ट पॉलिसी का उद्देश्य है। और इसके लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं, जो भी संसाधन यूज कर सकते हैं, कौन कौन से संसाधन भाई, तो एक आपके इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हो जाएंगे, पारिस्थितिकी संसाधन हो जाएंगे, दूसरे आपके आर्थिक संसाधन इकोनॉमिकल, तीसरा सामाजिक संसाधन, और चौथा आपका जो टेक्नोलॉजी है या आपका टेक्निकल रिसोर्सेज हो गए। ये 4 प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर कर जो है वो हमको वनों का संरक्षण, संवर्धन और संवहनीय उपयोग करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा हमको जो है वो पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस और भाई जो आपका भूजल संरक्षण है उस पर भी क्या देना है भाई, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन पर भी ध्यान देना है। और इसके बाद वन पर आश्रित जो आपके समुदाय हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए वनों की जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या करना है भाई आपका बढ़ाना है। ये क्या है, इसका आपका मेन उद्देश्य है जो मैंने हाईलाइट किया है। ये क्या है भाई, इसके आपके मेन कीवर्ड्स हैं, इसको ध्यान रखना। अब ध्यान रखते हैं कुछ प्रोविजंस इसके जो आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रोविज़न क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आपके वन आश्रित जो आपके परिवार हैं, फॉरेस्ट बेस्ड आपकी जो फैमिली है, उनको भाई वन आधारित क्या करना, एक वैकल्पिक रोजगार, या अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है एक फॉरेस्ट बेस्ड जो है वो आपका एक अल्टरनेटिव जो है हमको एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करवाना है। दूसरा ध्यान रखना कि भाई जितने भी आपकी वन की सीमाओं से संबंधित जो आपके विवाद हैं उनको निराकरण करते हुए, उनको जो है आपका रिजॉल्व करते हुए, जितने भी हमारे फॉरेस्ट ब्लॉक्स हैं, जितने भी हमारे वन खंड हैं, उनका क्या करना है भाई आपका सीमांकन करना है। ध्यान रखिएगा उनको जो है वो हमको क्या करना है भाई आपका एक तरीके से जो है वो उनकी बाउंड्री का सीमांकन करना है, उनकी बाउंड्री को फिक्स करना है। ठीक, चलिए इसके बाद भाई ध्यान रखना वन ग्रामों को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, वन ग्रामों को किसमें कन्वर्ट करना है, राजस्व, मतलब ऐसे ग्राम जिनसे हमको क्या प्राप्त हो भाई आपका रेवेन्यू मिले उनको कहा जाता है राजस्व ग्राम। तो ध्यान रखिएगा वन ग्रामों को किसमें कन्वर्ट करना है, राजस्व ग्राम में कन्वर्ट करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई वन सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए क्या है भाई, फॉरेस्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो अब वहां पर अगर मान लीजिए कोई घटना होती है तो उसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भाई वहां पर क्या किया जाए, संचार सुविधाओं का विस्तार किया जाए, ताकि भाई अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आसानी से ट्रांजिस्ट हो पाएगी और उसके बाद क्या हो पाएगा, हम वहां पर कोई भी कार्यवाही कर पाएंगे। तो वैकल्पिक रोजगार ध्यान रखिएगा, वन खंडों का विवाद निराकरण करना है ये ध्यान रखिएगा, वन ग्राम को राजस्व ग्राम में कन्वर्ट करना है और संचार सुविधाओं का विस्तार करना है। इसके बाद बढ़ते हैं आपका आगे
तो आप देखेंगे भाई जो आपके संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर आपका वनों की कटाई या अवैध शिकार ज्यादा होता है, वहां पर क्या करना है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की हमको स्थापना करनी है, विशेष सुरक्षा बल की क्या करना है भाई, हमको व्यवस्था करनी है। ठीक, चलिए इसके बाद भाई अगर हम बात करें तो जो आपके वंचित समुदाय हैं, ठीक, अनप्रिविलेज जो आपकी कम्युनिटीज हैं, उनके एक तो हमको ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना है और उनकी महिलाओं के सशक्तिकरण को जो है वो ध्यान रखना। अब इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि ये जुड़ा है महिलाओं के सशक्तिकरण से, और अगर आपको पूछेगा इनमें से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है, और अगर ये प्रावधान दे दिया तो इसमें टिक लगाने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि लोग सोचेंगे भाई महिलाओं से संबंधित है, लेकिन है किससे भाई, आपका फॉरेस्ट से। आगे बात करें तो लोकवानिकी, पब्लिक फॉरेस्ट्री, मतलब जहां पर जनता के द्वारा क्या किया जाए भाई, आपके पेड़ पौधे लगाए जाएं, इसको क्या करना है भाई, हमको बढ़ावा देना है। इसके बाद वन आधारित उद्योग, ठीक, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, और भाई जो इको पर्यटन होता है, मतलब जहां पर आपका पर्यटन के रूप में प्रकृति होती है, वो हमको क्या करना है भाई, आपका बढ़ाना है। इसके साथ ही साथ कुछ चीजें और हैं, जैसे भाई आपका जो अनकंट्रोल्ड एनिमल ग्रेजिंग है, इसको कंट्रोल करना है। फिर अगर हम बात करें तो वन उत्पादकों को जो है उनका हमको एक सस्टेनेबल यूज करना है, साथ ही साथ में उनके प्रोडक्शन को जो है वो हमको बढ़ाना है, और साथ ही साथ में जैव विविधता, वन्य जीवों का क्या करना है भाई, संरक्षण करना है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स हाईलाइट करके दिए हैं, इनको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ये आपके एक तरीके से मेंस में भी काम आएंगे। कभी मेंस में आपको फॉरेस्ट पॉलिसी लिखने को आई तो आप इन बिंदुओं को लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलने की संभावना आपको हो जाएगी। बढ़ते हैं आपका आगे। अब ध्यान रखिएगा, बात करते हैं फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की। भाई आपका जो वन विभाग है, ठीक, या अगर हम बात करें वन सर्वेक्षण विभाग जो है, उसके द्वारा हर 2 साल में जो है एक फॉरेस्ट रिपोर्ट लाई जाती है। हाल ही में 17वीं जो है वो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट लाई गई है, जो आपकी 2022 में पब्लिश हुई है, और ये रिपोर्ट कब की है भाई, आपका 2021 की है। इसके अनुसार कुछ डेटा जो है वो क्या रखना है भाई, हमको इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जैसे भाई हमको पहले 2 टर्म समझिएगा। एक यहाँ पर लिखा हुआ है कुल मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र, ठीक, या अगर हम बात करें टोटल फॉरेस्ट एरिया, और दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है, दूसरा टर्म लिखा हुआ है कुल आपका वन आच्छादित क्षेत्र, या अगर हम बात करें टोटल आपका क्या भाई, फॉरेस्ट कवर जो है वो आपका एरिया हो गया, और तीसरा लिखा है आपका कुल क्या भाई, आपका वृक्ष क्षेत्र, या अगर हम बात करें टोटल ट्री एरिया। अब समझिएगा इसमें आपका बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई सिंपल चीज है, कुल वन क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि सरकार के द्वारा जितनी भूमि को जो है वो क्या किया गया हो, वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया हो। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ऐसी भूमि जिसको भाई क्या किया गया हो, सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, क्या घोषित किया गया हो भाई, आपका वन भूमि घोषित किया गया हो, चाहे अब वहां पर वन हो या ना हो वो अलग बात है। भाई ध्यान रखिए, सरकार ने कहा कि ये भूमि जो है वो हमने फॉरेस्ट को दी हुई है, तो भाई उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट एरिया में जो है काउंट करेंगे, चाहे वहां पर वृक्ष हो चाहे ना हो। अब दूसरा है कुल वन आच्छादित। वन आच्छादित या फॉरेस्ट कवर मतलब ऐसा एरिया जो किससे घिरा हुआ हो, आपका फॉरेस्ट से घिरा हुआ हो। तो ध्यान रखिएगा कि भाई ऐसा एरिया जहां पर क्या हो भाई, आपका वन से घिरा हुआ हो, उसको क्या कहेंगे भाई, आपका फॉरेस्ट कवर कहेंगे। ठीक, चलिए, और तीसरा हो गया कुल वृक्ष क्षेत्र। मैंने आपको कहा था कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन में जो है वो एक टर्म, एक मिनिमम आपका एरिया है 1 हेक्टेयर। अगर आपके वन लगे हैं और वो भूमि 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो तब भी हम उसको क्या कहेंगे भाई, आपका वन कहेंगे। अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो उसको हम वृक्षों में काउंट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा एरिया जो आपका जहां पर पेड़ लगे हों और वो एरिया आपका 1 हेक्टेयर से कम हो तो उसको हम वृक्ष में काउंट करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये 3 चीजें आप जो है वो ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो घोषित आपका वन क्षेत्र है वो है आपका 94,689, 94,689 वर्ग किलोमीटर है। और ध्यान रखना कि ये टोटल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है भाई, आपका 30.72%। ठीक, तो ध्यान रखना 30.72% जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर
हम बात करें कि इसमें फॉरेस्ट कवर कितना है आपका, जो आपका वनों से घिरा हुआ है, तो ध्यान रखना जहां पर आपके वन है वो एरिया है आपका 77,492 77,492 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 25.14% है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मध्य प्रदेश में कितने परसेंट एरिया में फॉरेस्ट कवर है, तो 25.14% पर। ठीक, चलिए इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो वृक्ष क्षेत्र कितने में मिलेगा हमको, वृक्ष क्षेत्र हमको देखने को मिलेगा 8,054 वर्ग किलोमीटर में। मतलब आपका ऐसा एरिया जो 1 हेक्टेयर से कम है और जहां पर आपके वृक्ष लगे हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे भाई, आपका वृक्ष क्षेत्र कहेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो भाई मध्य प्रदेश में कुल वन और वृक्ष क्षेत्र कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर हम वन और वृक्ष इन दोनों को मिलाते हैं तो ये एरिया कितना निकल कर आएगा भाई, 85,550 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 85,550 वर्ग किलोमीटर जो है ये डेटा ध्यान रखना, और लगभग ये जो है वो आपका 27% के आसपास कुछ डेटा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो 2019 में जो आपका फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया था वो था आपका कितना भाई, 77,482 स्क्वायर किलोमीटर था, और भाई अभी कितना है आपका 77,492। तो लगभग ध्यान रखिएगा आपका 10.1% की फॉरेस्ट हमारी क्या हुई है भाई, आपका वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना भाई, 94,689 स्क्वायर किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के एरिया का 30.72% है। उसमें से फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 77,492 स्क्वायर किलोमीटर या 93 स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं राउंड फिगर में, जो टोटल फॉरेस्ट एरिया का 25.14% है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वृक्ष कितना है भाई, आपका 8,054 पर है। बाकी ये तीन हमने जो है वो आपके देख लिए थे पहले ही, है ना। पिछले हम अगर सबसे पहले बात करें तो हमने देखा सघन वन कितने में पाए जाते हैं, मध्यम सघन कितने में पाए जाते हैं और विरल वन कितने में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। अब ध्यान रखना यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको जो है इस फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से देखना है कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत कहाँ पर ज़्यादा है और वनों का प्रतिशत सबसे कम कहाँ पर है। ठीक, ध्यान रखना भाई आपके अगर मान लीजिए अगर हम सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल की बात करें तो भाई वो कौन सा हो जाएगा, आपका बालाघाट। अब ध्यान रखना, अब दो चीज़ें हैं, अगर मान लो आपके दो जिले हैं, एक जिला है आपका ए और इसका एरिया जो है वो आपका 200 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक, और दूसरा आपका जिला है बी जिसका एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर 200 में से मान के चलिए कि भाई आपका 120 स्क्वायर किलोमीटर पर क्या लगे हुए हैं, फॉरेस्ट लगे हुए हैं, और यहाँ पर 100 में से अगर हम बात करें तो भाई आपका 80 स्क्वायर किलोमीटर पर क्या लगे हुए हैं, फॉरेस्ट लगे हुए हैं। तो जब हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो 120 क्या है आपका ज़्यादा, तो क्षेत्रफल के हिसाब से ए आगे हो जाएगा। लेकिन जब हम परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो भाई ये तो 60% हो रहा है केवल, और ये कितना हो रहा है आपका 80%, तो भाई ये आपका परसेंटेज के हिसाब से क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो ये वन क्षेत्रफल के हिसाब से आगे है, ये प्रतिशत के हिसाब से आगे है। तो ध्यान रखना क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के मामले में बालाघाट पहले नंबर पर रहेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा पहले नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से बालाघाट है, 4,922.78 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर है। दूसरे नंबर पर क्या है भाई आपका छिंदवाड़ा, तीसरे नंबर पर बैतूल, ये आपके तीनों जो हैं दक्षिण के हैं। इसके बाद अगला हो जाएगा श्योपुर और उसके बाद अगला हो जाएगा सिवनी। ठीक, तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी ये आपके 5 जिले हैं जहां सबसे ज़्यादा आपका जो है वो हमको फॉरेस्ट देखने को मिलता है एरिया वाइज। ठीक, लेकिन जब परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा भाई, बालाघाट तो पहले नंबर पर रहेगा, श्योपुर दूसरे नंबर पर आ जाएगा, इसके बाद उमरिया हो जाएगा, मंडला हो जाएगा और डिंडोरी हो जाएगा। परसेंटेज जो है वो 3 इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। बालाघाट का 53% है, इसके बाद श्योपुर का लगभग 52% है और उमरिया का लगभग 49% है। तो इसको जो है वो ध्यान रखिएगा, बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला और डिंडोरी।
ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी भाई, न्यूनतम वन क्षेत्र और न्यूनतम 1% क्षेत्र वाले जिले, तो इसमें नंबरिंग सबकी सेम रहेगी। पहले नंबर पर उज्जैन रहेगा, चाहे वो आपका न्यूनतम वन हो, चाहे वो आपका 1% हो। दूसरे नंबर पर क्या रहेगा भाई, आपका शाजापुर रहेगा। तीसरे नंबर पर क्या रहेगा, रतलाम रहेगा। चौथे नंबर पर भिंड और 5वें नंबर पर राजगढ़। तो सबसे ज़्यादा वन बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और उसके बाद सिवनी। सबसे कम उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, भिंड और राजगढ़। उज्जैन में ध्यान रखिएगा 36.7 वर्ग किलोमीटर पर क्या मिलेंगे, आपको वन देखने को मिलेंगे। तो इस डेटा को एक बार नज़र मार लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। इसके बाद 1% की बात करें तो भाई यहाँ पर नंबर यही रहेगा। इसमें कुछ डेटा देख लेना, उज्जैन में केवल 0.6% पर क्या मिलते हैं भाई, फॉरेस्ट हमको देखने को मिलता है। शाजापुर में कितना भाई, हमको 1% पर देखने को मिलता है। रतलाम में ध्यान रखिएगा 1.55% पर देखने को मिलता है। ठीक, तो परसेंटेज एक बार डेटा जो है इसको याद कर लीजिएगा। इस डेटा को एक बार इतना देख लीजिएगा कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको पहचान लें। इसके बाद एक अंतिम चीज और देख लेते हैं, वनों से संबंधित आपके संस्थान। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा, वनों से संबंधित संस्थानों की अगर हम बात करें तो भाई आपका सबसे पहले बात करते हैं भोपाल में कौन कौन से संस्थान हैं। तो ध्यान रखना भाई, भोपाल में अगर हम संस्थानों की बात करें तो भोपाल में आपको देखने को मिलेगा IIFM, या जिसको कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो 1982 में क्या हुआ भाई, आपका स्थापित हुआ है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा, आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, भोपाल में 1982 में क्या होगा भाई, आपका स्थापित होगा। इसके बाद अगला जो है वो क्या हो जाएगा भाई, संजीवनी संस्थान हो जाएगा, फॉरेस्ट मेडिसिन प्लांट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ये कहाँ पर हो जाएगा भाई, ये इंस्टीट्यूट आपका, ये भी भोपाल में हो जाएगा। इसके बाद राज्य वन विकास निगम, यह आपका स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1975 में गठित होगा, 31 अक्टूबर 1975 को गठित होगा, और ये भी कहाँ है आपका, भोपाल में। इसके बाद इको पर्यटन विकास बोर्ड, ध्यान रखिएगा 2005 में बनेगा, भोपाल में स्थित रहेगा। इसके अलावा वन भवन ध्यान रखना, अभी हाल ही में आपका नया बना है। और इसके बाद MP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1971। ठीक, तो ध्यान रखिएगा IIFM हो गया। इसके बाद आपका राज्य वन विकास निगम हो गया। इसके बाद संजीवनी संस्थान, इको पर्यटन विकास बोर्ड, वन भवन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको भाई, भोपाल में देखने को मिलेंगे। दूसरा है आपका जबलपुर, जबलपुर में ध्यान रखिएगा आपका जो है SFRI स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए प्रबंधन भोपाल में है, अनुसंधान कहाँ पर होगा, जबलपुर में होगा। तो आपको राज्य वन अनुसंधान और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान, दोनों अनुसंधान SFRI और आपका TFRI दोनों कहाँ देखने को मिलेंगे भाई, जबलपुर में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद यहीं पर जो है वो लाख का जो कीट होता है, केरिया लक्का जिसको हम कहते हैं, उसका कंजर्वेशन जो है वो आपका किया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद सतना में ध्यान रखना, सतना में क्या है भाई, आपका बांस ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो आपका बना हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सतना में बांस ट्रीटमेंट प्लांट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद उमरिया ध्यान रखिएगा, उमरिया में आपको जो है वो बायोडाइवर्सिटी ट्रेनिंग सेंटर या जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा भाई, उमरिया में देखने को मिलेगा। सतना में बांस ट्रीटमेंट प्लांट, उमरिया में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बालाघाट में भाई ध्यान रखना वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र। ठीक, तो प्रबंधन ध्यान रखना, प्रबंधन कहाँ पर है, भोपाल में, अनुसंधान कहाँ पर है, जबलपुर में। और भाई आपका प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र 1979 में स्थापित होगा, कहाँ पर भाई, बालाघाट में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बालाघाट में ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला आपका जो है वो फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित होगा भाई, बालाघाट में होगा 1979 में। तो पहला ध्यान रखना, पहला फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज बालाघाट 1979। दूसरा आपका जो है वो कहाँ स्थापित होगा भाई, बैतूल में स्थापित होगा, कब, 1980 में। ठीक, तो ध्यान रखना पहला फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट 1979, दूसरा जो है वो कहाँ पर भाई आपका बैतूल में, कब, 1980 में। इसके बाद सिवनी में ध्यान रखना, सिवनी में जो है वो राजीव गांधी के नाम से क्या है भाई आपका जो है वो पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, या अगर हम बात करें सहभागी वन प्रशिक्षण संस्थान, तो राजीव गांधी के नाम से संस्थान ध्यान रखिएगा कहाँ पर हो जाएगा भाई आपका, सिवनी में हो जाएगा। ठीक, चलिए तो राजीव के नाम से कहाँ हो जाएगा भाई, सिवनी के हो जाएगा। और इसके बाद पचमढ़ी में ध्यान
ध्यान रखना, दो संस्थान आपके इंपॉर्टेंट है, एक है इंदिरा गांधी, तो भाई ध्यान रखना सिवनी में राजीव गांधी है, और भाई आपका जो होशंगाबाद पचमढ़ी है यहाँ पर क्या है भाई आपका जो है वो इंदिरा गांधी है। और ये क्या है भाई आपका फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, ठीक। बैतूल और बालाघाट में क्या है भाई कॉलेज है। और अगर हम बात करें तो भाई आपका जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है ये कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा जो है वो पचमढ़ी में हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना जड़ी बूटी बैंक या आपका हब बैंक जो है वो भी कहाँ हो जाएगा भाई आपका, ये भी आपका जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये आपका पचमढ़ी में हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश का पहला जो आपका बांस का शोरूम है वो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर हो जाएगा भाई, नवलखा इंदौर में हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश का पहला सरकारी जो आपका जो बांस का शोरूम है वो कहाँ हो गया भाई आपका नवलखा में हो गया। अब जो मैंने आपको लगभग बातें बताई हैं वो आपको एक इम्पॉर्टेंट डेटा के रूप में इस जो है वो आपके प्रमुख तथ्यों में देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार आप जो है वो इसको पॉज कर नज़र मार लीजिएगा। लगभग आपकी सारी चीज़ें जो है वो मैंने इसमें आपको बताई हुई हैं, है ना, लगभग सारी चीज़ें आपको बताई हैं। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपका एग्जाम में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपका काम आ सकता है। इसको एक बार आप जो है वो आगे देख लीजिएगा और भाई इसको पॉज करके इस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, है ना। फिर आपका जो है इसके बाद हम आपके